लास्ट लेक्चर तक किसी को कोई डाउट है? आज हम लोग जितना कंप्लीट करेंगे ना उतना टेस्ट का सिलेबस रहेगा। ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल शायद आज खत्म हो जाएगा, तो वहां तक आपका टेस्ट का सिलेबस रहेगा, वही पैटर्न वही रहेगा सेम। 15 क्वेश्चंस आएंगे, तो बी केयरफुल। इतने कंटेंट में से 15 क्वेश्चन बहुत इजीली निकल सकते हैं, इजी क्वेश्चन भी बन सकते हैं। थोड़े से मीडियम, थोड़े से टफ भी रहेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा इजी पेपर बनाया था, बट दिस टाइम थोड़ा सा रखेंगे अपन मीडियम और टफ लेवल का। क्लियर है बेटा? तो सब एकदम। टेस्ट आपका संडे को होगा। एवरी संडे आपका टेस्ट रहेगा। आई थिंक 4 वीक का आपका सेशन है, 4 वीक 4 संडे टेस्ट। कि तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन पूछे, रिप्लाई करो फास्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रेटिकुलम का मीन्स क्या है? व्हाट इज रेटिकुलम? वर्ड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। ठीक है। एंडो इज इनर साइड, सेल के अंदर। प्लाज्मी, प्लाज्मा में, साइटोप्लाज्म में, एंड नेट। क्लियर? साइटोप्लाज्म में बनाने वाला नेटवर्क। तो ये साइटोस्केलेटन नहीं होता बेटा, लेकिन ध्यान रखो, साइटोस्केलेटन जो था वो आपका प्रोटीन फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना हुआ होता है। वो आपने जो साइटोसॉल के साथ पढ़ा, दैट इज साइटोस्केलेटन। ये नेटवर्क ऐसा होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जितना स्पेस रहेगा सेल में उतने स्पेस में ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा पूरा। और जो आपका प्लांट सेल में कनेक्शन बनाता है दो सेल के बीच में, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, उसके थ्रू ये एक सेल से दूसरे सेल में भी जा सकते हैं। क्लियर? जैसे जस्ट सपोज कि दो सेल हैं, दो सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होता है प्लांट में। एनिमल में गैप जंक्शंस होते हैं। तो यहाँ से ये अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ऐसे सेल में आ रहा है, तो इसको नहीं पता कि ये बाउंड्री अब नहीं जाना है, तो ये इस पोर्ट से भी इस साइड भी आ सकता है। क्लियर? तो ऐसे स्ट्रक्चर जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रेवल होता है, स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म तो जा ही सकता है, पोर है, लिक्विड को जहां से रास्ता मिलेगा वो वहां से चला जाएगा। ठीक। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो ट्रांसफर करे, उसमें आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आ जाते हैं, उसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ जाता है। क्लियर? इट्स लाइक वायर। वायर को आप ओपन एकदम छोड़ दोगे तो वो किधर भी जाए। अब ये एक व्यू देखो फ्रॉम अपर साइड से। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, नॉट ए ट्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप इसको ध्यान से देखो, जो चीज मैं बताने जा रही हूँ। मैंने बताया इधर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इधर थी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या यू कैन से न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बीच में ट्रेवल करेगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है। क्लियर? इस मेम्ब्रेन से ही ओरिजिनेट होता हुआ ये स्ट्रक्चर है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया। तो ये देखो, ये मेम्ब्रेन ऐसे है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इससे ओरिजिनेट होते हुए एक्सपेंड होते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, डॉट 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 आपको दिख रहे हैं, ये डॉट है राइबोसोम। टुवर्ड्स द न्यूक्लियस आपको RER दिख रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेनली वाली बात होती है ये यहाँ पे भी हो सकते हैं। क्लियर? एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट होता है जब उसके राइबोसोम हट जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो अभी सिंपल सा अपने को समझना है, RER इधर है, SER ये स्मूथ है, इस पे कोई डॉट आपको नहीं दिख। क्लियर? और इनसे ही रिलीज होते हुए ये छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं आपको? वेसाइकल्स दिख रहे हैं। तो सिस्टर्नी, लैमेली, ट्यूब्यूल, वेसाइकल्स, these are the parts of endoplasmic reticulum. And RER and SER, these are the types of endoplasmic reticulum. Okay, clear? तो अभी लोकेशन और सारे इसके स्ट्रक्चर याद रखना। RER का मेन फंक्शन ध्यान में रखना,
बाकी मिलेंगे जब बड़ा लेक्चर अपना चलेगा पूरा सेल चैप्टर पे, तब डिटेल में और बात। फंक्शंस को समराइज करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन: इट इज द ओनली ऑर्गेनेल व्हिच कैन मूव विद इन अ सेल to so it serves as a channel for the transport of material between various regions of cytoplasm and between cytoplasm and nucleus। ठीक है, कनेक्शन बना रहा है तो ट्रैवल, जैसे हमारी बॉडी में बेटा आपको डाइजेशन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग सिस्टम, तीन सिस्टम की अभी हम बात करते हैं, तीनों आई थिंक सबने सुना होगा। आपने क्या खाना खाया वो सेल तक डाइजेस्टिव सिस्टम पहुंचाता नहीं, उसको ट्रैवल करना पड़ेगा वाया ब्लड। आपने कौन सी गैस इनहेल की, ध्यान से समझना, रिलेट करना। इनहेल किया आपने ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन सेल तक नहीं गया, उस ऑक्सीजन को ब्लड में जाना है एंड देन ब्लड उसको सेल तक ले जा रहा है। ओके, तो सेम वे में आप यहाँ पे देख रहे हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कनेक्शन की तरह वर्क कर रही है, एक नेटवर्क बना दिया। अगर अब नेटवर्क है, जैसे वो भूलभुलैया वाला अपन गेम खेलते ना, कि अगर यहाँ पे कोई है, इसको इसकी जगह तक पहुंचाना है, तो हम ऐसे पाथ ढूंढते हैं फिर कि कैसे कैसे कैसे, ब्लॉक, ओके कोई नहीं, दूसरा ढूंढते हैं, ब्लॉक, ठीक है, पहुंच गया मतलब। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि ये एक नेटवर्क बना रहा है, एक कनेक्शन बना रहा है, ठीक। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे साइटोप्लाज्म में है। इट ऑल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, ठीक। अगेन एक स्केलेटन था, एक फ्रेमवर्क, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी जो जाल बिछ रही है, भले ही वो एक स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन कर पा रही है, लेकिन वो एक नेटवर्क तो बना रहा है, तो एक साइटोप्लाज्म के अंदर का फ्रेमवर्क हो गया उसका, टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी। कोई नहीं एक्टिविटी याद रहे, सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस पे ध्यान में रखोगे तो समझ में आए। बायोलॉजिकल सिस्टम में चलने वाली केमिकल एक्टिविटी को कहते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटी। Any chemical activity, any chemical reaction undergoes in living organism is known as biochemical activity. Clear? The branch in which we study the chemical about the chemical reaction, chemical nature, chemical property of biomolecules, biological system is known as biochemistry. Okay, बच्चा नोट कर लेना, biochemistry. Clear? It also functions as a cytoplasmic framework to provide space for some of the biochemical activity. कोई एक्टिविटी चल रही है उसके लिए एक स्पेस प्रोवाइड करेगा। नाउ नेक्स्ट है, इट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। यू कैन से एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है तो अंदर एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, ये अंदर एक स्केलेटन बना सकता है। क्लियर? बट साइटोस्केलेटन नहीं है, ध्यान रखना, एंडोस्केलेटन इज डिफरेंट एंड साइटोस्केलेटन इज डिफरेंट। साइटोस्केलेटन आपका प्रोटीन से बना हुआ है स्ट्रक्चर है, प्रोटीन फाइबर से बना हुआ स्ट्रक्चर है, एंड ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ स्ट्रक्चर। रिलेट रखना दोनों को। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल, etc. प्रोटीन भी होगा। इट कंटेन्स secretory proteins and lipids which act as enzymes and hormones. contain means देखो, जहां पे भी रिएक्शंस चल रहे हैं ना, हर एक रिएक्शन एंजाइमेटिक कंट्रोल है। और आपको पता है सेल और टिश्यू का फंक्शन जो कंट्रोल कर रहा है, हमारे बॉडी में दो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, एक न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन सिस्टम। क्लियर? तो वॉट एवर द फंक्शन, वॉट एवर द फेज ऑफ लाइफ इज गोइंग ऑन, वहां पे हार्मोन सिस्टम और नर्वस सिस्टम का हमेशा रोल है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस, ये सिंथेसिस वाली बात नहीं है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि प्रोटीन को बनाने के लिए जो केमिकल रिएक्शन चलेंगे, उन केमिकल रिएक्शन के लिए जो एंजाइम्स आपको चाहिए, दे आर प्रोटीन्स। क्लियर? उनके मैन्युफैक्चर में जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें लिपिड को भी तोड़ना हो सकता है, लिपिड के फैटी एसिड को फॉर्मेशन के लिए लिपिड चाहिए, इस तरीके से लिपिड के फॉर्मेशन के लिए फैटी एसिड चाहिए। मतलब एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, A+B फॉर्म C, C ब्रेक डाउन टू फॉर्म A+B।
इस तरीके का कुछ चल रहा है यहाँ। इज इट क्लियर? मैं ये मेंशन करना चाह रही हूँ तुम्हें कि फंक्शनल प्रोटीन यहाँ नहीं बनता है। तो इट कंटेन्स सेक्रेटरी प्रोटीन्स एंड लिपिड, दीज आर द लाइक यू कैन से, या तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं या तो ये प्री मेच्योर मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर? प्री है, ये आगे जाके गोल्जी में मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है बच्चा? ठीक, विच इन फ्यूचर कैन एक्ट एज एंजाइम और हार्मोन एंड योर, और यू कैन से जो यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रहे होंगे वो वाले कैसे हैं, वो वाले मॉलिक्यूल होंगे तो ऑब्वियसली वो एंजाइम या बाहर से आए हुए हार्मोन होंगे। ठीक है बच्चा, समझ में आया ये पॉइंट? देखो जहां भी रिएक्शन चल रहा है, जो भी फंक्शनल, कैसे वो एक वर्ड आया था ना बीच में, सेल के लिविंग कम लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट। ठीक, तो जो फंक्शन कर रहा है मैंने तभी रिलेट किया था कि दैट मेंशन हियर लाइक अ लिविंग, जो फंक्शनल है वो लिविंग, जो स्टोरेज है वो नॉन लिविंग टाइप। इज इट क्लियर? तो आप फंक्शनल के लिए पूरे बॉडी में, या अभी चलो सेल ही समझो, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो जैसे यूनिट सेल है उस तरीके के फंक्शन पूरी बॉडी में उसी उससे ही रेगुलेट हो रहा है। तो हर एक रिएक्शन को एक बायोकैटलिस्ट एंजाइम कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चा? तो वो वहां पे ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा जहां पे भी फंक्शन चल रहा है। इज इट क्लियर? SER plays a crucial role in detoxification of drugs. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मेंशन किया है, आप ध्यान में रखना। आप कोई भी ड्रग्स ले रहे हो, कोई भी ड्रग मीन्स मेडिसिन भी हो सकता है, ड्रग मीन्स हमेशा नार्कोटिक्स वाला बात नहीं होता है। ठीक है? तो हर एक मेडिसिन के जो आप देखते हो एलोपैथी वगैरह मेडिसिन के, इनके कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है? तो वो साइड इफेक्ट्स कैसे होते हैं कि जैसे जस्ट सपोज ये मेडिसिन है जेड, चलो ये मेडिसिन है पी, ये है ए, ये है बी, ए फंक्शन चल रहा है बॉडी के उस सेल के अंदर, ये है सी। ये मेडिसिन तो है ए की, ठीक, ए फंक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था इसलिए हमने मेडिसिन लिया, और ए वाले फंक्शन तो ठीक हुए, ठीक है, रिकवरी किया, लेकिन जब ये इसको रिकवरी किया तो इससे रिलेटेड इसने कुछ डैमेज कर दिया। इसको तो रिकवर कर दिया, ए इज बिकम फंक्शनल, ए फिर से एक्टिविटी करने लगा, डांस कर रहा है, लेकिन इस मेडिसिन की वजह से बी जो कि नॉर्मल था उस पर कोई इफेक्ट आ गया, तो दैट इज नोन एज साइड इफेक्ट, साइड में कोई इफेक्ट हो गया। तो इस तरीके की जो ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है उसको रिमूव करना, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए सेल को, सेल करेगी, देन टिश्यू करेगा, देन उस ऑर्गन से डिटॉक्सिफाई होगा, तो वो फंक्शन में SER इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न कि RER। एंड पॉइजनस बाई प्रोडक्ट्स एंड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्लियर? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हो गया, और जो आपका मेम्ब्रेन बार बार बन रही है, टूट रही है, उससे भी हो सकता है मेम्ब्रेन के पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर अटैच्ड हो, ठीक है, जो वहां पे टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, तो उसको भी ये ड्यूरिंग द बायोजेनेसिस ऑफ मेम्ब्रेन जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, बायोजेनेसिस में जो भी वेस्टेज हो रहा है वो पॉइजनस एक्टिविटी कर रहा है, उसको भी ये एक तरीके से डिटॉक्सिफाई कर। इज इट क्लियर बच्चा? तो यू कैन से कि ये हमारी बॉडी के सेल के अंदर बैठा हुआ छोटा सा डॉक्टर कौन है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? थोड़ा अटेंटिव होके पढ़ो भाई, तुम लोग 2 दिन से मेरे को बोर बोर लग रहे हो एकदम। यस, ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो आपको इस चेन में देखने को मिलेगा, अभी हम कहाँ पे हैं? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल देख रहे हैं हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मैम ने बैठाया था, वहां पे चारों तरफ सर घुमा के मैम ने दिखा दिया कि न्यूक्लियस के साइड देखो तो RER है, पीछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ देखो तो SER है, फिर आपको जो एकदम जुड़े जुड़े पैरेलल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दे आर लैमेले, एंड जो आपको ट्यूब से अलग से सेपरेट होते हुए दिख रहे हैं दे आर ट्यूब्यूल्स, एंड देन आपको कुछ वेसाइकल्स दिख रही है, कुछ सराउंडेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो लिपिड हुआ, प्रोटीन हुआ, ये जो वहां पे प्राइमरी स्ट्रक्चर बने वो पैक होके अब आगे जा रहे हैं। क्यों? ट्रांजिशन वेसाइकल, भाई ट्रांजिशन वेसाइकल्स आगे जाके एक के दूसरे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे फ्यूज होते होते
वहां पे फॉर्मेशन कर देते हैं गोल्जी एपरेटस का। तो यू कैन से कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के टूटने से ही गोल्जी एपरेटस बनती है। इज इट क्लियर? एंड इनके साइंटिस्ट तो बहुत इजी हैं, बहुत पूछे जाते हैं और इतने पूछे जाते हैं कि आप पूछे नहीं जाते। कैमिलो गोल्जी, क्योंकि नाम में ही छुपा है कि गोल्जी एपरेटस को या गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया था, कैमिलो गोल्जी में। एंड यू कैन सी हियर ईयर, नोटिस करो, बहुत आगे की बात हो गई, अभी अभी की बात हो गई ऐसा, ठीक, मेरे पैदा होने के तो बात की बात है। तो 1998 में डिस्कवरी हुई गोल्जी एपरेटस की एंड इट इज बिकॉज ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर। आप स्टडी कर सकते हो इसलिए डिस्कवरी हो जाती है। क्लियर? डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन नर्व सेल ऑफ आउ, उल्लू के, उल्लू की नर्व सेल में उन्होंने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर्ड किया। श्रद्धांजलि दे देते हैं पहले, अब घूमते हैं। पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या है? इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। यस, क्योंकि इसको लेना है सिक्रीशन, ये फॉर्मेशन होगा इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसकी भी लोकेशन आपको समहाउ रिलेटेड टू क्लोज टू न्यूक्लियस ही दिखी। गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपरेटस, सब एक ही बात है। पूरी यूनिट को आप एपरेटस बोल देते हो, उसके पार्ट को आप बॉडी बोल देते हो, इस तरीके से टर्मिनोलॉजी हो जाती है। गोल्जी बॉडीज आर प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक मतलब बहुरूपीय, कई तरीके के, पॉलीमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक, इस तरीके के स्ट्रक्चर जो मतलब अपने बहुत सारे रूप को चेंज कर रहा हो, अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर, ठीक है। बिकॉज कंपोनेंट, रीजन भी दे दिया, वेरी गुड, बिकॉज कंपोनेंट ऑफ गोल्जी बॉडी आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड शेप इन डिफरेंट सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो बेटा, ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया अंदर है तो है, ऐसा वाला नहीं, समझ रहे हो? ये हमेशा मेम्ब्रेन से बन रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन आ रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स हैं, उससे वेसाइकल रिलीज हुई, वो वेसाइकल्स फ्यूज हो रहे हैं, फ्यूज होने के बाद वो ट्यूब बना दिए, उनकी भी फ्लैटेंड स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी बोलते हैं, वेसाइकल्स होते हैं वहां पे भी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो अकॉर्डिंग टू फंक्शन बन रहा है। तो किसी सेल में गोल्जी बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की गोल्जी बॉडी चाहिए, इट इज लाइक फैक्ट्री। यहाँ पे मैच्योर होगा, यहाँ पे सिंथेसिस, फाइनल सिंथेसिस होती है बायोमोलिक्यूल्स की। तो यू कैन रिलेट इट विद कि ये फैक्ट्री है जहाँ पे रॉ मटेरियल आएंगे, रॉ मटेरियल आएंगे एंड मैन्युफैक्चर होगा। तो बेटा अब ये तो डिसाइड होगा ना कि उस सेल में ये वाली फैक्ट्री किस चीज की है। उस सेल को बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन वाली फैक्ट्री, प्रोटीन वाली फैक्ट्री के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट बनेगी। उस सेल को बहुत सारा लिपिड चाहिए, लिपिड के अकॉर्डिंग इस सेल की फैक्ट्री बनेगी। समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है ना? इसलिए इसको आप कोई एक सर्टेन स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी आप कोई स्ट्रक्चर नहीं कह सकते हो कि वो कितना बड़ा नेटवर्क होगा, उसका कौन सा ट्यूब राइट बेंड किया है, कौन सा लेफ्ट बेंड करेगा, आगे जाके वो वेसाइकल कब बनाएगा। दैट ऑल आर डिपेंड ऑन द मेटाबॉलिज्म और डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। इज इट क्लियर? तो इसलिए ये डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट शेप के होंगे डिफरेंट डिफरेंट सेल में। It contains a pile of flattened sacs named cisternae along with स्मॉल वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। सेम स्ट्रक्चर्स हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है ये गोल्जी सिस्टर्नी है, ये गोल्जी वेसाइकल्स हैं, ये गोल्जी ट्यूब्यूल्स हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी थी, उसकी ट्यूब्यूल्स, उसके वेसाइकल्स। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो सेम कॉन्सेप्ट वही है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर सिस्टर्नी, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स एंड रिलीजेस वेसाइकल्स आर द वेसाइकल्स। प्रॉब्लम ये है, एक मिनट बेटा, वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया ना, उसी की लाइन से सारी, मैं सिर्फ फिगर ऐड कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, लाइन तो मैं सब उसी से ले रही हूँ, पीडीएफ से। आपको पीडीएफ एक प्रोवाइड की गई है ना फाउंडेशन कोर्स के लिए, उसकी ही लाइन है ये। जो लिखती हूँ मैं उसमें से आपको बता देती हूँ कि हाँ रेटिकुलम का मतलब ये लिख लो, वो सब आप नोट किया था। लिख लिया?
ठीक है, आप उस पीडीएफ को अगर सेफली हो पाए तो प्रिंट आउट करा लो, नहीं हो पाए तो आप पीडीएफ से पढ़ते रहो, आपको लास्ट में मिलेगी यहाँ से बुक। इट कंटेन्स अ पाइल ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, मतलब पाइल मीन्स कैसे हो गया, सीरीज, क्लियर, वही पैरेलल। तो एक स्टैक, एक के ऊपर एक, जैसे घर में रोटी या प्लेट देखते होगे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सेट होती है ना, उस तरीके से अरेंजमेंट। फंक्शंस, जैसा मैंने बोला तुम्हें कि यहाँ पे सबसे मेन काम है कि सिंथेसिस होगी, दिस इज फैक्ट्री। इट इज इन्वॉल्व इन सेल सिक्रीशन, सेल सिक्रीशन, सिक्रीट कोई चीज तभी होगा जब वो वहां पे फॉर्म होगा। बताओ, आप एसी में बैठ के आपको स्वेटिंग हो सकती है क्या? एसी में अगर बैठे हो, इंटरनल कोई हाइपरटेंशन ना हो, कोई ऐसी कंडीशन ना हो कि आप घबराए हैं, तो एसी में आप बैठे रहोगे तो आपको स्वेटिंग नहीं होगी। तो जो स्वेटिंग, जो वो ग्लैंड्स ही एक्टिव नहीं होंगी, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव नहीं है, सिक्रीशन नहीं है, तो बाहर आपको स्वेटिंग कैसे हो जाएगी? तो दैट इज लाइक दैट, क्लियर। गोल्जी बॉडी अगर फॉर्मेशन नहीं करेगी तो सेल सिक्रिएट कैसे करेगी? सिक्रीशन वाला मटेरियल गोल्जी बॉडी में बनेगा। एंड एक्ट एज स्टोरेज, पार्ट टाइम के लिए एक फैक्ट्री में आप देखते हो कि कुछ कुछ टाइम के लिए जो आप मैन्युफैक्चर किया आपने उसको स्टोर भी करते हैं, गोडाउन वगैरह बोलते हैं ना बेटा। सब कुछ तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो कुछ टाइम के लिए स्टोरेज भी होगा यहाँ, स्टोर हाउस। रॉ मटेरियल के स्टोर हाउस भी होते हैं एंड फाइनल प्रोडक्ट के भी स्टोर हाउस होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, अरे प्राइमरी प्रोटीन आया, स्पेलिंग लिखते हैं, प्राइमरी प्रोटीन कहाँ फॉर्म हुआ था? अभी अभी मैम ने बताया था, RER फॉर्मेशन करता है प्राइमरी प्रोटीन का। वेसाइकल में गया, ट्रांजिशन वेसाइकल, ट्रांजिशन वेसाइकल से ट्रेवल हुआ, गोल्जी को फॉर्म किया, या ऑलरेडी फॉर्म्ड गोल्जी है तो उसने रिसीव किया सिस्टर्नी, उसकी सिस्टर्नी से ये वेसाइकल अटैच हो जाएगी और ये सिस्टर्नी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस फेज में जब ये एंटर कर गया तो अब ये हो रहा है मॉडिफाई। जस्ट सपोज बेटा, एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख रही हूँ ग्लाइको प्रोटीन, यू माइट बी हर्ड अबाउट दैट टर्म, ग्लाइकोप्रोटीन, इसको तोड़ रही हो, ठीक है, दैट इज सुगर। रिसेप्टर पढ़ाते वक्त मैंने भी इसका नाम लिया था, दैट इज प्रोटीन, यू कैन सी हियर, क्लियर। तो अब प्राइमरी प्रोटीन आया था कहाँ से? प्राइमरी प्रोटीन आया ER से। प्राइमरी अगर मैं ऐसे लिखूं ना तो इसको समझना प्राइमरी, इसको समझना सेकेंडरी, इसको समझना टर्सरी, क्लियर। प्राइमरी प्रोटीन आया गोल्जी में, तो अभी प्रोटीन कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर में। चलो ये ग्लाइकोप्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम मान लेते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन मोस्टली सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का तो बन गया, लेकिन इसको ग्लाइको भी चाहिए, शुगर मॉलिक्यूल चाहिए। ये रिलीज हुआ था साइटोप्लाज्म में, या साइटोसोल तुम बोल सकते हो, वहां पे फॉर्मेशन होगा, क्लियर। अब ग्लूकोज का सिंथेसिस भी हो सकता है, ग्लूकोज आपने जो सेल के अंदर डाइजेशन के बाद गया है मोनोमर, उस फॉर्म में भी जा सकता है। मीन्स आई वांट टू से कि फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सुक्रोज आया था तो वो ब्रेक डाउन हो जाए ग्लूकोज में, तो ये सारी प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर चल रही है। अब ये शुगर मॉलिक्यूल भी आ गया गोल्जी में, तो शुगर और प्रोटीन दोनों गोल्जी में मॉडिफाई हुए, ज्वाइंट हुए एक दूसरे से, ज्वाइनिंग की इनकी, इनको अटैच किया गया, तो इनका स्ट्रक्चर क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन। तो दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड कंडेंसेशन, यही उनकी जो ज्वाइनिंग होती है, कोई बॉन्ड बन रहा है, कोई बॉन्ड जुड़ रहा है, सिंथेसिस हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल उसमें रिलीज होता है मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में, तो उसको रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। और पैकेजिंग मेम्ब्रेन, सेम वे में अब उससे फिर सेक्रेटरी वेसाइकल्स बनेंगी, तो वहां पे आपका एक पूरा फंक्शन चल रहा है कि आया, मॉडिफाई हुआ, सेल सिक्रीशन तो पूरा बाहर हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब कोई चीज बाहर जाएगी तो उसको कहोगे सेल का सिक्रीशन, ठीक है। तो उसके लिए पहले फॉर्मेशन होगा, तो अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है, ज्वाइनिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, स्टोर भी किया जा रहा है और उनको ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है, ठीक। इट फॉर्म्स द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। एक्चुअली अब गोल्जी के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज लाइसोसोम, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इसको,
तो लाइसोसोम जो होता है, तुमने सुना होगा, दैट इज द सुसाइडल बैग। उसको हम बोलते हैं कि ये जैसे वो अटैक नहीं होते हैं टेररिस्ट वाले, आत्मघाती हमला करने वाले टेररिस्ट, वो कैसे करते हैं, हम भी मरेंगे तुम्हें भी मारेंगे, उसी तरीके से लाइसोसोम अगर ये फट गया तो ये तो मरेगा ही, बाकी वो पूरी की पूरी सेल को डैमेज कर दे। अब लाइसोसोम का ही मॉडिफाइड पार्ट है एक्रोसोम, इसलिए मैं यहाँ पे लाइसोसोम बता रही हूँ। एक्रोसोम कहाँ होता है, स्पर्म के टिप पे। स्पर्म में अगर हम मोटा मोटी तुम्हें बताएं, मेल गैमेट, उसमें स्पर्म में हेड है, नेक है, टेल, ठीक है। तो अभी पूरे स्पर्म के स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे हैं, तो स्पर्म के टिप पे जो स्ट्रक्चर है दैट इज, ये अब सिंगल सिंगल सेल है, समझना, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो पूछना। सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, स्पर्म इज अ सिंगल सेल, न्यूक्लियस होगा इसके पास। एनिमल का सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, मेल गैमेट है, स्पर्म, ठीक है, दिस इज मेल गैमेट। ये ट्रैवल कर रहा है, इसको एग तक पहुंचना है और वहां पे ये फ्यूज होगा, फर्टिलाइज करेगा। तो इस तरीके की कैटालिटिक एक्टिविटी, इस तरीके से की डैमेज करने वाली एक्टिविटी इसके लाइसोसोम में होगी, और वही लाइसोसोम मॉडिफाइड एक टिप बना लेता है, उसको बोलते हैं एक्रोसोम। और क्या करना है इसको, लाइसिस, इसको एग की वॉल को, एग की मेम्ब्रेन को लाइसिस करना है, ठीक है, जो बहुत स्ट्रांग होती है, और इस पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, अभी अपन उस पर नहीं जा रहे। तो अपन ने क्या समझा यहाँ पे, कि इट फॉर्म्स द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। क्यों, क्योंकि गोल्जी से लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, अगली लाइन में लिखा भी हुआ है, इट फॉर्म्स लाइसोसोम एंड एक्रोसोम इज अ टाइप ऑफ लाइसोसोम। ठीक है बच्चा, तो दोनों लाइन एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक। तो इट फॉर्म्स द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज करेक्ट। एक्रोसोम इज अ टाइप ऑफ लाइसोसोम प्रेजेंट इन स्पर्म, इट इज ऑल्सो करेक्ट। समझ में आया। It forms lysosome, it forms acrosome of sperm, synthesis of cell wall material. Obviously, अगर आपका प्लांट सेल है, प्लांट सेल में मैंने बताया कि सेल वॉल का मटेरियल अंदर से ही सिंथेसाइज होके जाके डिपॉजिट होगा, लास्ट टेस्ट में मैंने पूछा भी था, साइटोप्लाज्मिक प्रोडक्ट है, क्लियर। तो साइटोप्लाज्मिक प्रोडक्ट है मतलब साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है, सारी चीज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, गोल्जी में फॉर्म हुई एंड देन सिक्रीट हुई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उसको रिलीज किया और वो अपने ऊपर ही डिपॉजिट करती जा रही है, एंड एज अ रिजल्टेंट एक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो। तो सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल भी करेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा लेमा, ऑब्वियसली जब शुरू शुरू में आपकी एक सेल डिवाइड करेगी और वहां पे फॉर्मेशन होगा, तो जो टीलो फेज आपने देखा होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस सब फॉर्म होते हैं, उसी तरीके से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फॉर्म होगी। उसके पहले ऑर्गेनेल हैं जो कि इन इस पेरेंट सेल से आए हुए ऑर्गेनेल हैं, वो डिजेनरेट, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि डिजेनरेट हो जाते हैं, दैट इज नॉट द डिजेनरेट, दैट इज की उनकी जो विजुअलाइजेशन है, जो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इन स्ट्रक्चर को देख सकते हो जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जैसे लाइट ट्रेवल कर रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, उस उस समय वो डेंस स्ट्रक्चर में नहीं दिखता है, वहां पे विजुअलाइज नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं डिजेनरेट, ठीक। और बाद में वो फिर जब डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, उस सबकी पूरी प्रॉपर्टी है बेटा, उस पर भी नहीं जाते हैं, तो वो आपको दिखने लगते हैं। तो सेम वे में अब क्यों ये मैं बता रही हूँ कि किसी के मन में ये आ सकता है, मैम पहला गोल्जी बॉडी कब बना होगा, मुर्गी आया कि अंडा आया, ठीक है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बन रही है गोल्जी से, तो वो सेल कैसे हुई। तो इन सब क्वेरीज को आने के पहले ही मैं तुम्हें एक आंसर दे रही हूँ कि ये सब पेरेंट सेल से आते हुए मटेरियल हैं। ये उसी तरीके से है कि जब आप सेलेक्ट होके हॉस्टल जाओगे, तो आपको कुछ चीजें, कुछ आपके यूज के सामान आपके मम्मी पापा देंगे, आपको पैक करेंगे, आपको हॉस्टल तक ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो आप उस घर से निकल के अपने हॉस्टल वाले कमरे में गए हो, तो आपको एक चेंज मिलेगा, आप अलग रह गए, आपका घर अलग हो गया, आप दूसरी सेल तो पहले ही बन चुके, बॉडी आप ऑलरेडी हो, लेकिन एक कंपार्टमेंट से आप दूसरे कंपार्टमेंट में अब रह रहे हो, लेकिन कुछ चीजें तो आपने घर से लाई थी, उसी तरीके से, ठीक है। पता नहीं किसी को क्वेरी आई थी या नहीं, मैंने खुद सोचा कि आ गई होगी तो रिजॉल्व कर दे। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा लेमा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोई भी ये ना सोचे कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं है तो वो सेल कैसे होगा,
ठीक है, ये सब सेल डिवीजन के टाइम सेल डिसाइड कर लेती है। अंदर बॉस बैठा ही हुआ है, सबके पास डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, छोटी मोटी चीज नहीं होती, बहुत बढ़िया उसका कंट्रोल सिस्टम होता है। जो डॉक्टर बनेगा, सारे सिस्टम आगे पढ़ोगे तभी जाके तो इलाज कर पाओगे किसी का। नाउ सेल प्लेट फॉर्मेशन, अगेन सेल प्लेट फॉर्मेशन भी डिवीजन वाले ही टाइम का कंटेंट है। और आई थिंक मैंने तुम लोग को मिडिल लैमेला बताया है क्या? मिडिल लैमेला, हाँ बताया है, याद है। मिडिल लैमेला बताया है, तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि ये सीमेंटिंग लेयर है और ये सेल डिवीजन के टाइम बनती है बेटा। ठीक है, तो सेल डिवीजन के टाइम साइटोकाइनेसिस में जो दो सेल के बीच में बनने वाली पहली लेयर है वो है आपकी आपकी मिडिल लैमेला। एंड ये जो है ये है सेल के प्लेट। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन, फ्रैग्मोप्लास्ट इनको बोलते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट। एक एक पैकेट जो है ना, तुम इसको ब्रिक से एनालॉग कर लो। जब आप दीवार बना रहे हो तो जो आप ब्रिक ला रहे हो ना, ईंटें लगा रहे हो, वो फ्रैग्मोप्लास्ट है, वो पैकेट्स हैं। एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन आप इसको एक के ऊपर एक अरेंज करोगे तो ये आपका पूरा एक लेयर बना होगा। ठीक है बच्चे, अगेन देखो यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए, इसलिए ध्यान से देखो। ये है गोल्जी, गोल्जी apparatus को हम ले गए सेल के अंदर और तुम यहीं पे बैठे हुए थे और ये सारा डिस्को फंक्शन ये सब देख रहे हो और बढ़िया से समझ लो। ठीक है, अब मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, देखो उसको अच्छे से। गोल्जी का एक रिसीविंग फेस होता है, उसको सिस फेस कहते हैं। अभी तुम लोग नहीं भी नोट करोगे तो भी चलेगा, हो सकता है छोटी क्लास में पढ़ रखे हो। और जहां से ट्रांसफर होता है उसको ट्रांसफेस कहते हैं। तो सिस फेस और ट्रांसफेस, इस गोल्जी का फॉर्मेशन इन वेसाइकल्स के फ्यूजन से हुआ है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई थी। सीधी सी बात, मिली सिस्टर्नी बनी, ट्यूब स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल बन गया। देखो फ्लैटेंड है सिस्टर्नी, इसके बीच में ल्यूमेन आ गया, ये मोटा हो गया है, ट्यूब हो गया। ठीक है, एंड देन रिलीज कर दिया इन्होंने वेसाइकल्स। किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स थी, ट्रांजिशन वेसाइकल्स थी, इनकमिंग ये आउटगोइंग है, न्यूली फॉर्म्ड वेसाइकल्स। इन सब के अंदर मटेरियल भर भर के रखा हुआ है जिससे ये आगे ट्रैवल करेंगे अब अपने टारगेट साइड पे। दीज आर द पैकेट्स, इसको अब सप्लाई करना है, तो इनको बोलते हैं सिक्रेटरी वेसाइकल्स। कुछ सेल के अंदर यूज होंगी, कुछ सेल के बाहर यूज हो जाएंगे। जिसको सेल के बाहर जाना है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को ठक 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 दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है, वो बाहर चले गए। क्लियर, जिसको ब्लड में बह के कहीं और जाना है वो कहीं और चला जाएगा। जैसे देखो बेटा, तुमने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन सिक्रीट तो ब्रेन में हो रहा है, काम बॉडी में कर रहा है, तो बॉडी तक आया कैसे? ब्लड में घूमते घामते, और जहां सिंथेसिस हुआ होगा वहां से सिक्रीट हुआ होगा। ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो अभी फिर से, यहाँ न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी apparatus या गोल्जी बॉडी। इज इट क्लियर? और यहाँ फंक्शन देख रहे हो एकदम बढ़िया से चल रहा है, इधर से वेसाइकल आ रही है, फ्यूज कर रही है, इधर से वेसाइकल जा रही है, ये सिक्रेटरी वेसाइकल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आके बाहर निकल गई। फिनोमेना एक्सोसाइटोसिस, कोई चीज बल्क में बाहर निकले उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। कोई चीज बल्क में अंदर जा रही है दैट इज एंडोसाइटोसिस। अब ये लाइसोसोम वाला पोर्शन है, इस पे करते हैं बात नेक्स्ट। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? वाई और एन, यस और नो। ये आपकी बुक में दिया हुआ है इमेज, इसको देख लो आप। वैक्यूल, ट्रांजिशन वेसाइकल्स, कभी कभी उनको वैक्यूल्स भी लिख देते हैं। क्लियर, एक्चुअली वेसाइकल और वैक्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इंटरसिस्टर्नल स्पेस, अब बताओ इंटर का मतलब मैंने क्या बताया? दो के बीच में। ठीक है, तो दो सिस्टर्नी के बीच में जो स्पेस हो गया वो इंटरसिस्टर्नल स्पेस, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस। और एक्चुअली ये कौन सा स्पेस है, कोई बता पाएगा? ये कौन सा स्पेस है, क्या स्ट्रक्चर है यहाँ? एग्री करते हो या नहीं? वेरी गुड श्रेयस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, आगे बढ़े। गोल्जी apparatus समझ में आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। नाउ बात आती है लाइसोसोम।
नॉलेज बूस्टर भी है, देखते हैं। इन प्लांट्स गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स। यस बेटा, करेक्ट, क्वाइट है। गोल्जी बॉडी का एक दूसरा नाम भी होता है, आप गोल्जी भी बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन मोर एक्यूरेट अगर प्लांट की आप बात कर रहे हो तो यू शुड यूज द टर्म डिक्टियोसोम, लेकिन कहीं मिलता नहीं है, ये कहने की बात है। आप प्लांट सेल जब पढ़ोगे तो वहां पे गोल्जी बॉडी ही लिखा मिलेगा। इट इज अब्सेंट, इसलिए नॉलेज बूस्टर है ना, इसका नाम ही है नॉलेज बूस्टर, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज एब्सेंट इन, अब फिर से बेटा कहाँ एब्सेंट होगा, प्रोकैरियोट में, और ले आओ मैमेलियन आरबीसी, मैच्योर आरबीसी। और प्लांट की बात कर लेते हैं, सीव से। ठीक है बेटा, एक एनालॉजी यहीं पे बता देते हैं, दो ऐसे सेल हैं प्लांट और एनिमल में, एक एक ऐसे सेल हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है लेकिन दोनों लिविंग है, सीव सेल्स एंड आरबीसी। सिव ट्यूब सेल्स होती है एक्चुअली वो, एंड आरबीसी। ठीक है, इनकी सप्लाई के लिए हमेशा इनके साथ एक इनकी सिस्टर सेल होती है, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो इसके डीएनए इसको भी कंट्रोल करता है, मतलब एक डीएनए पे दो दो सेल का भार होता है, ये इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, एक्रोसोम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद लाइटिक एंजाइम व्हिच डिसॉल्व एग मेम्ब्रेन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये तो मैडम ने बता दिया। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। लाइसोसोम, नेम इंडिकेट कर रहा है, सोमा मीन्स बॉडी, अरे वाह यहाँ पे लिखा भी है, वेरी गुड। सोमा मीन्स बॉडी, लाइसो मीन्स लाइसिस करना, डाइजेशन करना, डाइजेशन इज ऑल्सो करेक्ट, लाइसिस करना। मैम योर वीडियो इज ब्रेकिंग, वीडियो भी ब्रेक होता है क्या? ओके, माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, आ भी गया मेरे को नोटिस, आवाज ब्रेक हो रही है मैडम। कब से ब्रेक हो रही थी बेटा, सुनाई दिया? ओके, वॉइस इज ब्रेकिंग। अभी, अभी जा रही है आवाज? संडे के टेस्ट का सिलेबस अभी जहाँ पे खत्म हो जाएगा आज का लेक्चर वहीं तक है। अभी क्लियर है आवाज? चलो बेटा फटाफट देख लेते हैं ना। लाइसोसोम क्या हो गया, सोमा मीन्स बॉडी, एंड लाइसो मीन्स लाइसिस करने वाला या डाइजेशन। डाइजेशन भी क्या होता है बेटा, डाइजेस्टिव मतलब यू नो, पॉलीमर, बड़ी चीज को छोटा कर देना, पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करना, दैट इज द डाइजेशन प्रोसेस। डेफिनेशन तो किताबी कीड़ों की तरह तुमने रट डाली होगी। ठीक है, तो वही चीज है, पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करना, वो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक enzymes which are capable to do hydrolysis. Hydrolysis means breakdown। जो कंडेंसेशन अभी टर्म लिया था मैंने ना बेटा, उसी का रिवर्स है। कंडेंसेशन होगा तो बड़ा मॉलिक्यूल बनता जाएगा, ब्रेकडाउन हो रहा है तो मतलब वो हाइड्रोलिसिस हो रही है वहां। तो पॉलीमर मोनोमर में आने के बीच में कई सारे स्टेप्स है, बट फाइनली वो मोनोमर में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आपको बेटा, एक कि आपने एंटर किया, आपने खाया स्टार्च, ठीक है, बड़ा टेस्टी सा कुछ खाया आपने, उसमें स्टार्च था, और स्टार्च फाइनली जाके सुक्रोज में, डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हुआ, एंड देन फाइनली वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आ गया। तो ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज क्या हो गए, वो मोनोमर है। ठीक है, ये मोनोमर है, और ये था पॉलीमर जो आपने खाया था, और इन बिटवीन ये कहीं पे डाइमर बना, डाइसेक्राइड बना, एंड फाइनली वो छोटा हो। ठीक है, तो इसको भी आप डाइजेशन बोलते हो, तो इसलिए लाइसो, लाइसो मीन्स लाइसिस, यहाँ पे पूरा ये टूट रहा है। ठीक, एंड डाइजेस्टिव बॉडी डिस्कवर्ड बाय डी डुवे। ठीक है, क्रिश्चियन डी डुवे ने इसको डिस्कवर किया था, लाइसोसोम्स को, नेम है इसका लाइसोसोम। इट इज अ स्मॉल वेसाइकल। अब ये वही वेसाइकल है बेटा जो गोल्जी से फॉर्म हो रही थी, समझना मेरी बात को, गोल्जी से फॉर्म होने वाली हर वेसाइकल लाइसोसोम नहीं है, लेकिन एवरी लाइसोसोम इज फॉर्म फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, तो समझना।
समझ में आया तुम लोग को हम क्या बोले? मैं परेशान करके रखी हूँ। मैम परेशान कर देती है ना। देखो बेटा मैं क्या कह रही हूँ, गोल्जी बॉडी से बने हुए सारे वेसाइकल, जैसे जस्ट सपोज ये किधर से आ रहा है, ये इधर है प्लाज्मा, ये वेसाइकल, ये वेसाइकल, ये वेसाइकल, ये वेसाइकल, 1 2 3 4 लेबल कर दिया मैंने। 1 2 3 4 हर कोई लाइसोसोम नहीं है, क्लियर। लेकिन आगे और लिख लेते हैं, 5 6 7 8। इस 8 में से अगर 4 भी लाइसोसोम है तो गोल्जी से फॉर्म हुए थे 8 वेसाइकल्स। समझना मैथ से छोटी सी। 8 वेसाइकल्स में से 4 है लाइसोसोम, ठीक है। तो ऑल वेसाइकल्स आर नॉट लाइसोसोम, बट ऑल लाइसोसोम्स आर द secretory vesicles secretes from the Golgi body. Is it clear? Yes, very good. होना ही चाहिए। पढ़ने का क्या मतलब है जब क्लियर नहीं होगा। तो इट इज अ स्मॉल वेसाइकल और सैक लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। अब बेटा ये तो खुले वेसाइकल्स हो गए, ठीक है, कोरियर बॉय की तरह हो गया, पिज्जा का ऑर्डर लिए, कोई साल्वी स्टॉप जा रहा है, कोई मारुति मंदिर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई जोशी पालन आ गया, कोई मेरे घर भी आ गया, ठीक है। तो ये कैसे है, साइटोप्लाज्म में अब ये भ्रमण करेंगे, ये घूमेंगे जहां इनको जाना होगा, इसकी वेसाइकल के अंदर क्या है और इसको टारगेट कहाँ पहुंचना है उसके अकॉर्डिंग ये मूव करेंगे। दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और साइज। ऑब्वियसली वेसाइकल का कोई साइज कर सकते हैं क्या अपन, वो तो टूटती जा रही है, बनती जा रही है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बट बात यह है कि उसके अंदर क्या है, ठीक, उसके अंदर क्या है वही हमारे लिए काम की चीज। इट कंटेन्स, अब क्योंकि हम एक स्पेसिफिक वेसाइकल्स की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक वेसाइकल की बात कर रहे हैं जो लाइसिस कर सकती है, जो डाइजेशन कर सकती है, तो उसके पास ऑब्वियसली एंजाइम्स होंगे बेटा। अब थोड़ा मैं बोर्ड खाली कर लेता हूँ ना। इसके पास क्या है, 40 टाइप ऑफ एंजाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइसोसोम छोटा सा वेसाइकल और अपने अंदर 40 तरीके के एंजाइम ले रहे हैं, जिसको कैटेगरी बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। वो हाइड्रोलिसिस करें। एजेस वर्ड, एजेस सफिक्स यूज हो मतलब नेम ऑफ एंजाइम, प्रोटीएज, ठीक है। इस तरीके से आपने सुना होगा कि प्रोटीएज जो प्रोटीन को डिग्रेड करे, डीएनए जो डीएनए को डिग्रेड कर दे, क्लियर, लाइपेज जो लिपिड पे एक्ट कर दे, तो सुक्रेज शुगर को, सुक्रोज मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर दे। तो जो मॉलिक्यूल पे अटैक करना है उससे रिलेटेड उसके आगे एएसई लगा दो, वो हो जाता है एज। कभी कभी जो रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे होता है। तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पढ़ोगे जब, तब उसमें ये सब कवर होगा। अभी यहाँ पे समझना है हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम, हाइड्रोलेज, ठीक है बच्चा। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस में आप पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करते हो और इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, H2O ऐड होगा तो हाइड्रोलिसिस हो जाए, किसी पॉलीमर की हाइड्रोलिसिस हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, दैट एंजाइम्स आर नोन एज हाइड्रोलेज। दे अकर इन एनिमल्स एंड अ फ्यू प्लांट सेल्स। मोस्टली आप देखोगे तो लाइसोसोम की एक्टिविटी आपको एनिमल्स में ही रिपोर्टेड होगी, बट कुछ प्लांट सेल्स में भी लाइसोसोम प्रेजेंट होगी। लाइसोसोम एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, वही बात है अगर, अगेन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मॉर्फोलॉजी मीन्स, तोड़ देते हैं इसको फिर से, जोकर है ये एक तरीके से, अलग अलग तरीके के रूप बना के आएगा। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो कोई दिन बताया था शायद मैंने, बताया है क्या, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी। एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो दिख कैसा रहा है, उसके अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, वो दिख कैसा रहा है, ठीक, दैट इज द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ human being, morphology of cat, morphology of dog, morphology of elephant। तो आप सिर्फ उसमें क्या बात करते हो, एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो बाहर से कैसा दिखा, ठीक। तो लाइसोसोम एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मेनी, तो मेनी एक्सटर्नल अपीयरेंस है, सेम लाइक गोल्जी, प्लूट्रॉपिक, प्लू मॉर्फोलॉजी शोज करने वाले। तो दे अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब ये इमेज बड़ा अच्छा है बट हम थोड़े कलरफुल इमेज को ले लेते हैं, चलो इसी को लेते हैं, देखते हैं। आपके बुक में है ये आप देखो एक बार।
पिनोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस, ये मैंने बताया था। चलो कौन बताने जा रहा है? व्हाट इज फाइगोसाइटोसिस, व्हाट इज पिनोसाइटोसिस? फास्ट बताना, फैगो एंड पिनो। ईटिंग फैगो, ईटिंग व्हाट? ओके, हाँ ठीक है। ईटिंग फैगो, ड्रिंकिंग पिनो। वेरी गुड सर। ईटिंग फूड, सॉलिड की बात होगी तो फैगो, एंड लिक्विड की बात हो रही है तो वेरी गुड यार, तुम बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, दोनों ही केस में क्या होगा? अंदर आएगा कुछ। दीज आर द टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो अब देखो अंदर कैसे आता है। अंदर की तरफ कौन सी एरो जा रही है? ये वाली एरो, ये वाला पाथ आपको शो कर रहा है अंदर। तो हम थोड़ा सा कलर चेंज करके यहाँ पे चलते हैं और आपको फटाफट से बता। ये मार्क किया मैंने, दिस इज द, यहाँ पे अंदर आके ट्रैवल किया और यहाँ पे यहीं तक चलते हैं। अंदर आने के बाद इसमें प्रोसेस भी हो गया, फिर वो बाहर जा रहा है। रेजिडुअल पार्ट जो बचा खुचा है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखो, कोई भी चीज है यहाँ पे, वो थी, वो इस वेसाइकल के अंदर आई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अपनी मेम्ब्रेन थोड़ी सी दान दी, वेसाइकल बनाया, और ये मेम्ब्रेन वापस ऐसे जुड़ जाएगी, वेसाइकल अंदर चलेगी। दिस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस बोल रहा है मतलब कोई लिक्विड आया है। ठीक, अब ये अंदर गया तो देखो ये यहाँ पे बना था लाइसोसोम, प्योर लाइसोसोम, जिसके अंदर कुछ अभी एंटर नहीं किया है। गोल्जी से मिले हुए हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं उसके पास, वो होता है प्राइमरी लाइसोसोम। पहला लाइसोसोम का टाइप्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, इस प्राइमरी लाइसोसोम का फ्यूचर बहुत अलग अलग तरीके का है, वो अलग अलग तरीके से वर्क कर रहा है। उसी में एक वर्क है कि बाहर से आने वाले, बाहर से, सुनना अब ध्यान से, हाँ, इंजेक्शन इनटू लिक्विड इनटू अ सेल, करेक्ट है बेटा। इंजेक्शन मतलब इनटेक करना, फूड इनटेक, पानी इनटेक, वो इंजेक्शन हो जाए। तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या है? एकदम प्योर वाला लाइसोसोम जो तुरंत तुरंत गोल्जी से बना है। ठीक, अब उसी टाइम सेल मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पिनोसाइटोसिस हुआ, एक वेसाइकल अंदर आ गया। उसको डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा, सेल के अंदर कुछ आया है, उसको सेल अपने अकॉर्डिंग डाइजेस्ट करेगा। ठीक है बच्चा, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? प्राइमरी लाइसोसोम एंड आपका पिनोसोम लिखा है, मतलब वो बॉडी वेसाइकल वो फ्यूज हो। ठीक है, फ्यूज हुई तो वो क्या बना देती है? सेकेंडरी लाइसोसोम। काम की चीज है, डाइजेस्ट हो जाएगी, डाइजेशन, साइटोप्लाज्म में सिक्रीट हो जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा। जैसे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में यही होता है। आप चलो एक्सक्रीटरी नहीं जाते हैं, डाइजेस्टिव एक्सक्रीटा की बात करते हैं, फीसेस, स्टूल का मेंबर, यही होता है। आपने खाना खाया, काम की चीज आपकी बॉडी ने ली, वेस्ट प्रोडक्ट आपने फीसेस के, स्टूल के फॉर्म में एक्सक्रीट कर। ठीक है, तो वही चीज हुआ, एंटर किया सेल ने, खाना पानी पिया था, पिनोसाइटोसिस है। उस पानी के साथ जो भी न्यूट्रिएंट आए, उसमें से न्यूट्रिएंट उसने लिया, लाइसोसोम ने चेक किया, जो वेस्ट था उसको रिलीज कर देगा, जो तोड़ना फोड़ना था वो सब उसने उसके अंदर कर दिया, एंड रिक्वायर्ड मटेरियल रिलीज हो गया इनसाइड द सेल, वेस्ट मटेरियल चला गया आउटसाइड ऑफ द सेल, दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। तो ये पाथवे कैसे हुआ? पिनोसाइटोसिस टू एक्सोसाइटोसिस, ये पाथ चला, और इसमें इन्वॉल्व कौन हुआ? आपका प्राइमरी लाइसोसोम। इज इट क्लियर? क्योंकि इसको मैं इरेज करूंगी इस पाथ को, फिर दूसरे पे आएंगे। ठीक है, दूसरा देख लो, पैरेलली फैगोसाइटोसिस हुआ, मतलब कुछ सॉलिड मटेरियल आया है, सॉलिड मटेरियल के साथ फिर से प्राइमरी लाइसोसोम बाइंड किया, सॉलिड है, दो को बाइंड करा दिया इनने, ज्यादा इसके अंदर कंटेंट होगा, आपको रिलीज करना होगा, तो ये क्या स्ट्रक्चर बना? ये भी सेकेंडरी लाइसोसोम है। सेकेंडरी लाइसोसोम डाइजेस्ट करेगा, देखो कहीं ये लिखा है सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, हेट्रोफेगोसोम, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कई सारी बॉडी, हेट्रो, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम, तो हेट्रोफेगोसोम बन गया, और इसके अंदर अगेन डाइजेशन चल रहा है, रिक्वायर्ड मटेरियल बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, वेस्ट मटेरियल, अब देखो तीन से दो, दो से इसको रिलीज कर दिया, तो ये अंदर वाली भी एरो बना देता तो आइटम पूरा हो जाता है। फिर वेस्ट मटेरियल डीफिकेशन, दैट इज द मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जो आप स्कूल पास करते हो उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है। म्यूट
रहे हो तो इस केस में आप देख रहे हो डिफिकेशन, मतलब सॉलिड वेस्ट को रिलीज किया। ठीक है, ये आपका मिक्चुरेशन हो गया। यूरिनेशन को टेक्निकल टर्म में मिक्चुरेशन बोलते हैं। मिक्चुरेशन की प्रोसेस हो गई, ये आपकी क्या हो गई, डिफिकेशन हो। तो बस आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा सॉलिड और लिक्विड वाली बात, उसको लाइसिस करने के लिए, उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी करने के लिए लाइसोसोम बाइंड करेगा, एंड देन न्यूट्रिएंट जो होगा वो सेल के अंदर, वेस्ट जो होगा वो सेल के बाहर। इतनी सी बात है। इज इट क्लियर? अब एक चीज और है, थोड़ा सा सुनते हैं, कहीं पे लिखा है क्या, ऑटोफेगोसोम। वेरी गुड, यहाँ पे लिखा है ऑटोफेजी, इतना बड़ा बड़ा लिखा है, मैम को तुम्हारे देखिए। अब यही प्राइमरी लाइसोसोम का मैंने बोला बहुत सारा फ्यूचर है, इधर जा रहा है, इधर काम कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर कर रहा है। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, फिर ऑटोफेजी देखते। ऑटोफेजी में क्या हो रहा है? ऑटो मीन्स सेल्फ, फेजी मतलब ईटिंग, खा लो, अपने ही ऑर्गेनल को खा लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेल के अंदर की ही चीजें खा जाओ तो ये काम भी कर देता है लाइसोसोम। ये काम कभी कभी बहुत जरूरी होता है, कभी कभी डैमेज करता है। जरूरी क्यों है? क्योंकि कोई अगर ऑर्गेनल है, उसका काम खत्म हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, तो वो वहां पे क्यों रहे, टॉक्सिसिटी क्यों बने, तो उसको खत्म करो। जैसे जो सपोज यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया, ये दो आ रहे हैं इस पे अटैक करने, किस पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे, माइटोकॉन्ड्रिया से बाइंड किए, अपने 40 हाइड्रोलिटिक एंजाइम छोड़ दिया भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, ऑक्सीजोम, जो भी स्ट्रक्चर तुमको कुछ पढ़ा है तो ध्यान होगा, कुछ तो हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में। उन सबके बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ने लगे, पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट कर रहा है, और ये जो वेसाइकल बना, दैट इज द ऑटोफेगोसोम। तो आपने यहाँ पे देखा बेटा, ऑटोफेजी में ऑटोफेगोसोम, पिनोसाइटोसिस में पिनोसोम बना जब लाइसोसोम अटैच हो रहा है, एंड यहाँ पे आपका हेट्रोफेगोसोम बना जब फेगोसाइटोसिस। तो लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम प्लस जो भी ट्रांसपोर्ट होके आया, जिसको जिसके साथ उसको एक्ट करना है ट्रांसपोर्टेशन के केस में, पिनो और फेगो हो गया। इंटरनल जो वो ऑटोफेजी कर रहा है, खुद के ऑर्गेनल को खा रहा है, दैट इज ऑटोफेजी। एट द एंड क्या होगा, इसको डिजनरेट कर देगा, और फिर से वही बात है, अगर इसमें कुछ ऐसा कंटेंट है जो सेल को चाहिए, वो रिलीज हो जाएगा, और ये अदरवाइज चला जाएगा एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ट्रांजिशन वेसाइकल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही थी, वो आएंगी, जुड़ेंगी। ये है गोल्जी वाला पोर्शन, सॉरी ये है गोल्जी वाला पोर्शन। अब क्योंकि लाइसोसोम आ रहा है इसलिए हम थोड़ा मार्क कर देते हैं, और इसी में से कुछ है आपके लाइसोसोम। ठीक है बच्चा, कुछ ऐसा रह रहा है जो नहीं समझ में आया आपको? डाइजेस्टिव सेकेंडरी लाइसोसोम करेक्ट है, एक्सोसाइटोसिस। रेजिडुअल बॉडी क्या हुआ? रेजिडुअल जो रह गया, ठीक है बच्चा, रह गया, वेस्ट, वो सब क्या हो जाता है, रेजिडुअल। यस बेटा, ऑटोफेजी इज द नेचुरल रेगुलेटेड मैकेनिज्म ऑफ द सेल। जैसे आप अपने घर से रोज डस्टबिन में कचरा निकालते हो ना, घर पे मेरे यहाँ जैसे शाम को रात में आता है, ठीक है, मॉर्निंग में आता है, उसको रात में पूरा जो यहाँ का स्टाफ है वो कलेक्ट करके मॉर्निंग में दे देता है कचरे का। तो मुझे क्या होता है, मैं क्या, मेरा क्या रोल है, मैं डेली का कचरा निकाल के उसको देती हूँ, वेस्ट मटेरियल जो भी घर में दिन भर हुआ। उसी तरीके से ये नेचुरल फिनोमेना। एक चीज यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं था शायद, तो यहाँ पे देख लो, बिकॉज दिस इज द पॉलीमॉर्फिज्म, फिगर का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम। आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन देखो। ऑटोलाइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप उसको बेचारे को सुसाइडल बैग का नाम दे रखा है, ऑटोलाइसिस। गुस्सा आ गया उसको, आज काम नहीं करने का मन है, बहुत ज्यादा अत्याचार कर दिया है सबने, तो उसने क्या कर दिया, ऑटोलाइसिस। अब तुम्हें मैं एक चीज बताती हूँ बेटा, डेड बॉडी सबने सुनी होगी, नाम सबने सुना, अभी जिनको नहीं सुना था वो भी कोरोना में सुन लिया। तो डेड बॉडी, आप देखोगे डेड बॉडी डिकम्पोज होती है, ठीक है, डिकम्पोज हो रही है मतलब उसके इंटरनल कुछ तो रिएक्शंस चल रहे हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन दैट लाइसोसोम। ये लाइसोसोम की एक्टिविटीज, इंसान मर गया, उसके सेल मर गए, टिश्यू मर गए, फंक्शन खत्म हो गया है, लेकिन उसके केमिकल तो केमिकल प्रॉपर्टी वेयर करेंगे ना बेटा, तो वो रप्चर कर रहे हैं, रप्चर कर रहे हैं तो उनके सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज हो रहे हैं।
और ऐसे कितनी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनके अंदर लाइसोसोम है, सब रिलीज होगा तो बाहर बस्टिंग होगी और पूरा वो बॉडी डिकम्पोज होगा। ठीक है, तो ऑटोलाइसिस उससे रिलेटेड रखना है, बट एक आपको जो यहाँ छोटे लेवल पे ध्यान में रखना है, दैट इज सुसाइडल बैंक नेचर। उसमें आप क्या बोलते हो कि लाइसोसोम फट गया और उसने पूरी सेल को डैमेज कर दी, सेल की सुसाइड कर, तो खुद ही मर गया। सेल मरी किसकी वजह से? अपने ही एक सेल ऑर्गेनल की वजह से मरी, दैट्स व्हाई इट इज सुसाइडल बिहेवियर। क्लियर है? बाकी आपने देखा, देखो ये सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन, ये हो गया ऑटोफेजी वाला रूप, डैमेज ऑर्गेनल के साथ बाइंड कर रहा है सेकेंडरी लाइसोसोम, प्राइमरी प्योर, उसके बाद वो कहीं पे भी जाए वो सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम किसी के साथ बाइंड किया है, चाहे फैगोसोम बना है चाहे पिनोसोम बना है, रीएब्सॉर्प्शन ये प्रोसेस, ये वहां पे इमेज में अभी है, अगर आप पेंसिल उठाओ और रीएब्सॉर्प्शन वर्ड यूज करो, जो रिक्वायर्ड है, जो सेल की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल, वो सेल को दोबारा मिल जाएगा। सेल इतनी स्मार्ट है, हर चीज को नहीं फेंकेगी। ठीक है, रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे एंड रेजिडुअल, अब रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो बचा रेजिडुआ, रेजिडुआ बची कुची चीज रेसिड्यू होते हैं ना, उसी तरीके से वो आपकी एक्सोसाइटोसिस से इजेक्ट हो, अंदर गई एंडोसाइटोसिस, इजेक्ट हुआ एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। फिर फंक्शंस, मेन फंक्शन तो यही हो गया फैजी, और तीन चार फंक्शन हमने ऐसे ही देख लिया। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक सेल के अंदर का डाइजेशन, वेस्ट जो डैमेज हुए थे उसको फैजी कर लो, जो फूड आया अंदर उसको डाइजेस्ट कर लो, जो वाटर कंटेंट अंदर आया, लिक्विड कंटेंट आया, उसको डाइजेस्ट कर लो, सबसे न्यूट्रिएंट को ले लो और वेस्ट को रिलीज कर लो। तो क्या हो रहा है, एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, दैट इज इंट्रासेलुलर। ठीक है बेटा, दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। हाँ बताया अभी मैंने, आप जैसे कचरा निकाल रहे हो उसी तरीके से ये सेल का वेस्ट डिस्पोज करना। दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एंड वॉर्न आउट सेल्स। फॉरेन मटेरियल जो भी आ रहा है एंडोसाइटोसिस से आपने लिया, उसको ये एक तरीके से पूरा डाइजेस्ट कर रहे हैं एंड वॉर्न आउट, पूरे सेल को सप्लाई दे रहे हैं। ठीक, सेल का न्यूट्रिटिव वैल्यू मेंटेन करेंगे, रिक्वायरमेंट उसको देंगे एंड वेस्टेज को रिलीज करेंगे। ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that is in case of cell damage, lysosome burst and their enzymes are released into the cytoplasm and they digest their own cells, so they are also called as suicidal bag. ठीक है, क्लियर है बच्चा? यस और नो? टाइम कितना हो गया? थोड़ा सा रह जाएगा। यस और नो बेटा? यस मैम, सिलेबस सेल से स्टार्ट होगा या सेल वॉल के पास? सिलेबस आपका स्टार्ट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल वॉल तक हो चुका है, उसके आगे का हो। सबको क्लियर, समझ में आ गया? 9:01 हो रहा है, तो आई थिंक मैं 3 मिनट में ये खत्म कर सकती हूँ, तो मैं आपको 9:05 तक फ्री कर दूँ, तो खत्म करने कर देती हूँ। ये मैंने तुम्हें बातों बातों में कई बार बता रखा है, पेरोक्सिसोम क्लायोक्सिसोम वही बॉडी स्ट्रक्चर है जो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शनल पार्ट में है क्योंकि यहाँ पे पेरोक्सिसोम फंक्शनल पेरोक्साइड का सिंथेसिस करता है। ठीक, द टर्म पेरोक्सिसोम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डे डुवे, वही जो लाइसोसोम को देखे थे, एंड आल्सो कॉल्ड एज यूरिकोसोम। मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू लाइसोसोम ना, ये भी ले लो बेटा, पेरोक्सिसोम एंड ग्लायोक्सिसोम, दो बचा होगा, उसके बाद ये चैप्टर ही खत्म है, ये पोर्शन खत्म हो जाए। ठीक है, तो आल्सो कॉल्ड एज यूरिकोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स और ओवॉइड, ओवॉइड और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, दानेदार या ओवॉइड स्ट्रक्चर होंगे, लिमिटेड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, तभी आप इसको सिंगल मेम्ब्रेन में पढ़ रहे हो, एंड हैव अ डायमीटर ऑफ 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, पैरामीटर दिया है वो तो। इन ग्रीन लीव्स ऑफ C3 प्लांट, C3 प्लांट, C4 प्लांट, सिंपल समझना, जब ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस होता है,
तो ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जब CO2 गैस, ये बड़ा मैजिक वाला प्रोसेस लगता है मुझे तो, मतलब सबसे बेहतरीन प्रोसेस ही यही लगता है, गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर, नेचुरल, ठीक है। तो CO2 जब जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए, तो CO2 से जब CO2 को फिक्स करता है मॉलिक्यूल, रुबिस्को करता है, अभी उस सब पे नहीं जाते, जस्ट समझो कि CO2 से जो पहला सॉलिड बन, फर्स्ट मॉलिक्यूल, फर्स्ट सॉलिड, फर्स्ट केमिकल स्ट्रक्चर इन सॉलिड फॉर्म, वो स्ट्रक्चर अगर 3 कार्बन कंटेनिंग होगा, C3, 3 कार्बन होगी, इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन तक तो अभी मल्टी स्टेप प्रोसेस है, 3 कार्बन स्ट्रक्चर बना, तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं C3 प्लांट। 4 कार्बन स्ट्रक्चर बनता है जिन प्लांट में, उनको बोलते हैं C4 प्लांट। सिंपल सी चीज, बाकी बात बाद में। In green leaves of C3 plant, peroxisomes carry out photorespiration। एक तो रेस्पिरेशन होता है बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को डिस्टर्ब करने के लिए एक प्रोसेस होती है, हिंडर करती है, जो फोटोसिंथेसिस की रेट को डाउन करती है प्लांट्स में, उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और आप जो जनरल बोल रहे हो सेलुलर रेस्पिरेशन, तो हमारी सेल को ऐसा कोई लाइट तो नहीं चाहिए बेटा, वो तो हर सेल अपने अंदर रेस्पिरेशन कर रही है विदाउट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, रात में भी कर रही है दिन में भी कर रही है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जो प्लांट के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के अलावा रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं फोटो मींस लाइट, लाइट के प्रेजेंस में होने वाला लाइट डिपेंडेंट रेस्पिरेशन इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। इन एनिमल सेल्स दे कैरी आउट लिपिड मेटाबॉलिज्म। हाँ बेटा, पेरोक्सिसोम्स बनाने में लिपिड मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं, लिपिड के सिंथेसिस में, लिपिड के फॉर्मेशन में, डिग्रेडेशन में का रोल है। दे कंटेन इंपॉर्टेंट एंजाइम एज ऑक्सीडेज, तभी यहाँ से ऑक्सी वर्ड आया, peroxide प्रोड्यूसिंग एंजाइम, इट्स मीन्स कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड इनकी सिंथेसिस चल रही है, ठीक है। तो पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स, ये एंजाइम यहाँ पे होंगे तभी ये प्रोड्यूस होगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीडेज एंजाइम्स, peroxidase एंजाइम एंड कैटालेज, कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालेज, peroxidase, पेरोक्साइड की सिंथेसिस, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिएक्टिविटी करने वाले ऑक्सीडेज हो जाए, which break down toxic peroxide to water and oxygen। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपको फॉर्मूला पता हो तो दैट इज H2O2, और यहाँ से क्या बन गया आपका H2O एंड ऑक्सीजन, बैलेंसिंग हो जाती है, वो तो आपको पता है, इक्वेशन बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सिंथेसिस या ब्रेकडाउन हो रहा है, वो सब स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका पेरोक्सिसोम। अगेन इसी तरीके से वेसाइकल्स हैं, वेसाइकल से ही बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये कहीं कहीं से भी आ सकता है, न्यू पेरोक्सिसोम्स का फॉर्मेशन हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ओरिजिनेट हो सकता है, फिर आपका उससे फ्यूजन हुआ कोई स्ट्रक्चर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांजिशन वेसाइकल थी, उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फॉर्मेशन करने के लिए इंग्रेडिएंट है, फ्यूज हुआ, एंड इसी तरीके से आप समझ लो कि एक मैच्योर पेरोक्सिसोम बन गया जिसके अंदर पेरोक्साइड की सिंथेसिस चल रही। कैटालेज एक कैटेगरी ऑफ एंजाइम होती है जो हाईली कैटालिटिक एक्टिविटी करते हैं, इसलिए मैंने वहां पे बोला नहीं था। कैटालिस, कैटालिटिक एक्टिविटी हर एंजाइम कर रहा है, लेकिन कैटालिस जैसे हाइड्रोलेज कैटेगरी आपने देखा ना, टाइप्स ऑफ एंजाइम, उसी तरीके से जो हाईली कैटालिटिक कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स होते हैं उनको बोलते हैं कैटालिस। हाई, बहुत फास्ट, फास्ट रिएक्शन, 1 सेकेंड में उनका रेट 1000 टाइम सिंथेसिस का है, आप जब तक अपनी घड़ी ऐसे घुमाओगे भी नहीं तब तक वो काम करके निकल जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है बेटा। चलो अब यहीं पे खत्म करते हैं, तुमको ज्यादा हो जाएगा, तो आपका सिलेबस में डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइसोसोम, खुश, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से PM से लेके लाइसोसोम, प्राइम मिनिस्टर मत चले जाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइसोसोम तक टेस्ट का सिलेबस है, 15 क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, और अच्छे अच्छे से आगे बढ़ो। कोई क्वेरी यहाँ तक हो तो फटाफट पूछो।
एक बार बढ़िया ठंडे दिमाग से बैठ के रिवाइज करना, समझ में आ जाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू लाइसिस, यस बेटा, बट ऑल इंडियंस आर, हाँ हो गया। ठीक है, एंड कर रहे हैं लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर। वेरी गुड बेटा, चलो बाय। रिवाइज करके आना, कुछ भी रह जाए तो कल स्टार्टिंग में पूछ ले। लास्ट टेस्ट रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं पूछती हूँ बेटा। वेलकम बेटा, ऑल, बाय बेटा।